हेलो स्टूडेंट्स, शारदा विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में मैं हेमंत बिश्नोई, मेरे साथ अरुण सर है, दोनों आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको 10th के बाद जो आपका कैरियर है मेनली उसको लेकर कुछ यानी आपकी जो लाइन है वो किस यानी आप सेक्टर में जा सकते हो और किस सेक्टर में आपको कितना स्कोप मिल सकता है, क्योंकि जो 10th पास आउट बच्चा होता है उसको इतना नॉलेज नहीं होता कि वो चीज़ों को समझ सके या फिर अपने आप कुछ यानी डिसीज़न ले सके। तो उसको कुछ रास्ता दिखाना होता है जिससे वो अपने आने वाले कैरियर के प्रति सजग होकर अपनी जो लाइन है वो सिलेक्ट करे और अपना ड्रीम है उस तक वो सफलतापूर्वक पहुंच सके। तो इसी कड़ी में मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं, यानी यहाँ की जो आपके मेनली आपने जो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो, 10th क्लास में जो बच्चे पास आउट होके आते हैं तो लोगों के दिमाग में एक इमेज होती है कि जी हाँ जी, अपने बच्चे के अच्छे परसेंटेज आ गए तो अपना बच्चा साइंस के लायक है, बाकी बच्चे साइंस के लायक नहीं हैं, ये सिर्फ आर्ट्स में जा सकते हैं। ठीक है, वो एक सिर्फ दिमाग के अंदर आपका एक फोबिया होता है और कुछ नहीं होता। आपके बच्चे का जिस वे में थोड़ा सा आप बैठ के, यानी पेरेंट्स से मेरी अपील रहेगी कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ कर थोड़ी देर उनसे डिस्कस करिए कि उनका इंटरेस्ट किस वे में जा रहा है, उनकी जो पकड़ है, उनकी जो सोच है, यानी आज तक 10th तक वो किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे थे, उन्हें आप उस सब्जेक्ट में पहुंचाइए। देखिए, स्कोप, लोग कहते हैं कि हाँ जी इस सेक्टर में स्कोप कम है, इसमें स्कोप कम है। स्कोप हर सेक्टर में है, लेकिन उस स्कोप को आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको उस कंपटीशन में आना पड़ेगा। और इसके लिए देखो, आपके सामने एक स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है। मैं अरुण सर को कहूँगा कि वो इसके बारे में आपको थोड़ा समझाएं, डिस्क्राइब करें। बच्चों, आज जो कैरियर की अपन ने चूज़ करने के लिए ये एक छोटा सा क्लास ऑर्गेनाइज किया है, तो इसका मेन जो अपना मोटो है कि आफ्टर करना पड़ेगा और उस फील्ड में अपने को क्या कुछ मिलेगा आगे। तो यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें कैरियर के बारे में बता रहा है। तो इस कैरियर के बारे में सबसे पहले आपको क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए। क्या चाहिए? स्किल्स कहाँ से आती है? एक्सपीरियंस से आती है। हम कोई भी काम करते हैं, जैसे आप घर पे ही काम करते हो, पहले दिन आपने रोटी बनाई होगी तो गोल तो नहीं होगी, किसी की भी नहीं होती। सब सीखते नहीं हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, सबको आता नहीं है, सब सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से। लेकिन अच्छा और बेहतर कौन सीखता है? जो सीखना चाहता है वो अच्छा और बेहतर सीख सकता है। और कैसे सीख सकता है? अपना टाइम देगा, अपना डेडिकेशन देगा, अपनी लगन से और मेहनत से। और फिर अपने कौशल को आप क्या करते जाओगे? बेहतर करते जाओगे। तो इसी स्किल्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं? आप क्या चीज़ सीख सकते हो? टीम वर्क। टीम के साथ आप कैसे काम करोगे? आप 10 लोगों के साथ काम कर रहे हो और 10 के 10 अलग अलग रास्ते पे काम कर रहे हो, तो कैसे आपका एक काम होगा? काम एक ही कर रहे हो, 10 जने मिलकर एक ही काम कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है? सबकी वेस्ट हो रही है, टोटल वेस्ट हो रही है। तो अपन अपना जो मेन ऑब्जेक्ट है अपने कैरियर के ऊपर अभी जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें तो और ओवरऑल अपने पर्सनैलिटी को भी डेवलप करने के काम में आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप इस स्किल से क्या सीख सकते हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कम्युनिकेटिंग, आप कैसे एक दूसरे से बात करोगे। अगर आपका कोई छोटा सा भी मैसेज उसको जो देना था, आपने कहा चल दे देंगे मैसेज यार, कोई बात नहीं, और मैसेज दिया नहीं, अगले को वो इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, उसके पास वो सूचना पहुंची नहीं, तो वो काम कैसे हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा। जब बॉस बोलेगा कि हाँ अब 10 के 10 एक लाइन में आ जाओ और बताओ आपने क्या किया, मैंने ये काम बोला था, तो मुझे तो पता ही नहीं ये काम कब बोला गया था। तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में होता है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ से आती है? ये अपने को सीखनी पड़ेगी। और कहाँ से सीखी जाएगी? अपने आप से। कोई अलग, कोई दूसरा कोई आके सिखाएगा नहीं। अगर सर और मैं आपको सिखा रहे हैं तो हमें पहले पता है, उस चीज़ का एक्सपीरियंस है हमको, तब हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें इस तरीके से सीखी जा सकती हैं और ये चीज़ें काम की होती है। कंप्यूटिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं जो अपने स्किल्स को डेवलप करने के काम आती है। उसके बाद दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका इंटरेस्ट। आपका उस चीज़ को सीखने में अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो अगला चाहे कितना भी आपको सिखाता रहे, आप उस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। क्या चीज़ वेस्ट होगी? आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, अगले का टाइम वेस्ट होगा।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर इंटरेस्ट जो है उसको आप कैसे डेवलप कर सकते हो। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए भी इंटरेस्ट तो तभी डेवलप होगा ना जब आपको नॉलेज होगी उस चीज़ की, उसके बारे में पता होगी, उसके बारे में जानकारी होगी, तब आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप करोगे। अब आपको पता ही नहीं, आपको जैसे अभी मैं ड्रोन की बात करूँ कि ड्रोन है क्या, अगर मैं किसी अनजान व्यक्ति को इस लैब में ले आता हूँ तो उसको बताता हूँ ये ड्रोन है, अब खिलौना है, अगर खिलौना है, बच्चे खेल दे, यही बोलेगा। एक अनजान व्यक्ति कैसे उसको जब पता ही नहीं ड्रोन होता है। और वही ड्रोन देखो एग्रीकल्चर के अंदर स्प्रे का काम कर रहा है। यही ड्रोन आज की टेक्नोलॉजी में बहुत अलग अलग काम कर सकता है, आप किसी भी तरीके से काम करवा सकते हो। तो ये इंटरेस्ट और नॉलेज, ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उसी के साथ आपको क्या होना पड़ेगा, सोशल होना पड़ेगा, जो आज कोरोना ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है कि आप सोशल को डिस्टेंस, मेरे को सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, लेकिन आपको सोशल एक्टिव रहना पड़ेगा। कैसे, ज़रूरी नहीं आप फिज़िकली आपने सोशली बात कर रहे हैं, तो हम अगर कम्युनिकेट करते हैं तो फ़ोन से, व्हाट्सएप से, इन सब चीज़ों से बात कर रहे हैं। अब हम रिश्तेदारियों में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, हम किस पे बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं। कब बात करते हैं, 2 दिन बाद फिर से बात करते हैं, 3 दिन बाद फिर से बात करते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। फिर आती है वैल्यूज़ और आपका मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन अपने अंदर सेल्फ होना चाहिए, आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा कि आपकी स्किल्स, आपका इंटरेस्ट और आपका नॉलेज खुद आपको मोटिवेट करेगा एक दिशा में जाने के लिए, जो सही दिशा होती है अपने कैरियर की। तो सबसे पहले तो बड़े सर ने आज बताया ही था कि आप अपने को सबसे पहले क्या चीज़, हमें क्या रखना होता है, अपना एक फिक्स टारगेट रखना होता है। क्या रखना होता है, टारगेट। जब तक आपका एम डिसाइड नहीं होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तो ये 3 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। और इसी के अंदर साइंस के अंदर यहाँ पर 2 स्ट्रीम्स और अपने पास आ जाती है, जिसमें से एक साइंस है और एक दूसरा इसका पार्ट है एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर पार्ट आने वाले समय में बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है और बहुत सारे लोग उसको ही चूज़ करने वाले हैं अपना कैरियर बनाने के लिए। आज की तारीख 8 सितंबर के दिन आपको राजस्थान के राज्यपाल का नाम पता होगा। राजस्थान के राज्यपाल का नाम, ये कौन है राज्यपाल? राजस्थान के राज्यपाल का नाम क्या है, कलराज मिश्र। ठीक है, उन्होंने आज के दिन ही नई शिक्षा नीति पर, कल उनका कोई सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर के दिन, तो उन्होंने नई यानी अपॉर्चुनिटी दी है एग्रीकल्चर के लिए। आज के ही 8 तारीख यानी 8 से जो सितंबर के न्यूज़पेपर के अंदर भी ये बात आई हुई है। एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने बहुत सारे स्कोप खोलने की बात कही है। तो जो नई शिक्षा नीति है वो कृषि विभाग के अंदर एग्रीकल्चर यानी सेक्टर के अंदर बहुत से नए स्कोप लेकर आने वाली है। ठीक है, अब मैं आपके सामने यहाँ पर इस साइड कुछ लिखने जा रहा हूँ, जिससे आपको आगे का जो व्यू है वो पता लगेगा। आपने 10th की, मान लीजिए 10th के बाद आपके पास क्या क्या चीज़ें ऑप्शन में आता है। 10th के बाद अपने पास क्या क्या चीज़ आ सकती है ऑप्शन में, देखो कि आप साइंस जा सकते हो, आप आर्ट्स जा सकते हो और आप कॉमर्स में जा सकते हो। ठीक है, यहाँ में साइंस की दोनों स्ट्रीम जो अभी आपको यानी अरुण सर ने बताई थी कि एग्रीकल्चर भी इसमें एक अपने आप में अलग स्ट्रीम बनता है, उसको मैं अलग से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपके सामने होती है। इन चारों सब्जेक्ट से आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। कहीं मैटर नहीं करता कि आपके 10th में परसेंटेज कितने हैं, कोई मायने नहीं रखता। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, आप सेल्फ मोटिवेट, अभी आपको सामने बताया गया था कि आप सेल्फ मोटिवेट किस सब्जेक्ट के प्रति हो रहे हो, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ से उठाना है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्कोप है। मान लीजिए आप 11th 12th साइंस के अंदर भी 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक तो बायो आती है जिसको आप मेडिकल साइंस बोलते हो, और एक मैथ्स आती है जिसको आप नॉन मेडिकल साइंस बोलते हो। बहुत से स्टूडेंट्स बायो मैथ्स दोनों कंबाइंड भी रखते हैं, ताकि उनके लिए, जैसे आप नीट का एग्ज़ाम देने जाओगे, आगे IIT के लिए जाओगे, तो फिजिक्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है जिनको आप आंकिक प्रश्न बोलते हो। उनके अंदर अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, अगर आप नीट करने जा रहे हो तो नीट के लिए एक जायज़ सी बात है कि आपके बायो का सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए।
तो उसमें भी एक फ़िज़िक्स का पार्ट आता है। तो फिज़िक्स का पार्ट आता है तो फिज़िक्स के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैथ रखते हैं बच्चे साथ में। आप इसमें सब्जेक्ट अलग अलग चूज़ भी कर सकते हैं। ये मेडिकल लाइन आ जाती है और ये आ जाती है आपके नॉन मेडिकल। ठीक है, इसके अंदर जो मेनली बड़ी बात देखी जाए तो डॉक्टर यानी नीट का एग्ज़ाम होता है और इसके अंदर होता है आपके पास IIT का, इंजीनियरिंग का। इसका प्रोसेस नीट का यानी एक फॉर्म आएगा 12th के बाद जो फिल होता है, वो भरने के बाद आपको कॉलेज यानी उस अगर नीट क्वालिफाई होते हो आप, फिर आपको कॉलेज दिया जाता है, फिर आप MBBS करके आते हो। ये प्रोसेस है इसके अंदर। IIT के अंदर क्या है, इंजीनियरिंग है। इसके भी आगे एक IIT एक यानी इंजीनियरिंग के अंदर आप एक तरीके से और तरीके से जा सकते हो BTech के द्वारा, आपने नाम सुना भी होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर देखो 11th 12th एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत सी वैकेंसी आती है। सुपरवाइज़र की वैकेंसी है सबसे बड़ी, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की वैकेंसी है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको आज के टाइम की अगर मैं बात करूं इस टाइम की, तो एग्रीकल्चर के अंदर आपको BSc और MSc किए हुए लोग मिल सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में MSc विद B.Ed लोग बहुत कम मिलते हैं, तो बहुत कम कंपटीशन है इस लाइन में। तो अगर आपकी MSc प्लस B.Ed है तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। कॉलेज लेक्चरर हो गया, स्कूल सेकंड ग्रेड की वैकेंसी, यानी इसके अंदर अगर आप MSc B.Ed है तो एग्रीकल्चर का लेक्चरर के लिए जो पोस्ट आती है उसमें सबसे कम कंपटीशन है आज के टाइम में। ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर आगे बहुत से ऑप्शन हैं। अब देखो बच्चे क्या होते हैं कि ये कह देते हैं कि जी हमें तो IAS बनना है तो हम साइंस क्यों लें, हम तो आर्ट्स लेंगे। RAS बनना है तो हम साइंस क्यों लें, आर्ट्स लें। तो आज का टाइम जो कह रहा है कि साइंस से पढ़े हुए बच्चे भी IAS RAS बहुत से सिलेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो IAS का एग्ज़ाम देने जाएगा उसका ये सारे के सारे सब्जेक्ट कवर होने चाहिए। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जहाँ पर कुछ आर्ट्स के बच्चे फंस जाते हैं यहाँ जाकर। तो साइंस के बच्चे हैं वो साइंस तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उनको आर्ट्स को पढ़ने का तरीका है यानी समझ के पढ़ने का तरीका विकसित हो जाता है। क्योंकि साइंस क्या सिखाती है, चीज़ों को आप समझिए फिर उनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, तो किसी भी लाइन के अंदर आप जा सकते हो साइंस से उठकर। अब देखो अगर आपके पास मैथ्स है तो देखो सरकारी नौकरी की जो स्वाद है वो रसमलाई से भी मीठा होता है, सबसे मीठी चीज़ होती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग काम करते हैं, लोग यानी IIT कर लिए, लोग कॉमर्स रख के BBA करके MBA करके निकल जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको ले जाती है, अच्छा पे स्केल होता है। ठीक है, लेकिन पे स्केल के साथ क्या होता है, वर्क बर्डन बहुत होता है। काम अच्छा होता है अगर किसी बच्चे का, मैं ये नहीं कह रहा कि काम बुरा है, काम अच्छा होता है अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है तो खुशी खुशी उस लाइन में जाना चाहिए। आपको कॉमर्स करो, MBA करो, किसी बिजनेस लाइन के अंदर जाओ आप। लेकिन यानी एक जो आपका रिलैक्स टाइम है उसको लेने के लिए गवर्नमेंट सर्विस एक अच्छी सुविधा है, अच्छा साधन है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लो अगर आपके पास मैथ्स है, मैथ्स के बाद अगर आप 11th 12th नॉन मेडिकल या मेडिकल से करने के बाद BSc करते हो, अगर आप BSc के बाद सिंपल वे में आपको एक लाइन बता दूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपने नाम सुना होगा, SSC बहुत सारी वैकेंसी निकालती है। और जिस बच्चे की मैथ स्ट्रॉन्ग है वो SSC के अंदर आसानी से फाइट कर सकता है। एक साल के अंदर अपने को ये भी तो देखना है ना कि साल कोई गवर्नमेंट सर्विस के लिए वैकेंसी आ रही है वो कितने टाइम के बाद आ रही है। जैसे IAS की वैकेंसी 3-4 साल बाद आती है, लॉन्ग डिस्टेंस है उसका। SSC की वैकेंसी आती है हर साल, वैकेंसी आती है 2-3। ठीक है, एक इसमें बैंकिंग सेक्टर आता है। अगर आपकी मैथ्स इंग्लिश बढ़िया स्ट्रॉन्ग है तो बैंकिंग सेक्टर आएगा, दोनों की वैकेंसी होगी। SSC के अंदर भी देखो आगे बहुत सारे स्कोप आ जाएंगे। SSC में एक FCI एग्ज़ाम लेती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य विभाग जिसको आप बोलते हो। इसके अंदर 2 पोस्टें अलग अलग आती है, कैडर 1st 2nd से लेकर 3rd तक। तो जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अलग पोस्ट आती है इसमें, और ये एक यानी फर्स्ट ग्रेड की जॉब है। बहुत अच्छी पे स्केल के साथ ये सर्विस होती है, लेकिन इसमें भी आपको कहाँ से जाना पड़ेगा, साइंस से गुजरना पड़ेगा, रास्ता आपका ये रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए SSC एग्ज़ाम लेती है CGL लेवल का, कॉमन ग्रेजुएशन लेवल जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, IB के अंदर आप लोगों को लगे हुए देखते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखते हो, वो सारे के सारे CGL क्लियर करके लगते हैं।
एसएससी का एग्ज़ाम होता है सीजीएल का, उसके लिए भी आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कुछ साइंस का पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कुछ इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अगर आपके पास नॉन मेडिकल है तो आपको इतने सारे स्कोप मिलेंगे जो कम समय में, यानी लोगों के पास क्या होता है, दो तरीके के पारिवारिक स्थितियाँ माहौल होता है। एक तो लोगों के पास टाइम बहुत होता है, पैसा होता है। तो टाइम और पैसे के लोग हैं वो अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ यानी फ़ायदा उठाकर आईआईटी या कोई लंबी प्रोसेस के अंदर निकल जाते हैं जहाँ पर उनको 5-6 साल टाइम लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ घरों की परिस्थितियाँ या माहौल ऐसा होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता, पैसा नहीं होता, और आजकल का जो दौर चल रहा है वो बड़ा तेज़ी से विकसित होता हुआ दौर है। इसमें लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, ताकि वो आगे अपने आप को सेटल कर सकें। तो ये जो रास्ता है, यानी आपकी 11वीं-12वीं की 3 साल की बीएससी है, साथ साथ लोग बीएससी भी करते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अगले साल वो लग भी जाते हैं, फ्रेशर होते हैं, उनमें पढ़ने की एनर्जी अच्छी होती है, तो वो 3-4 साल में सक्सेस हो जाते हैं और बहुत अच्छी वैकेंसियाँ हैं। अब जैसे बैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो बैंकिंग की वैकेंसियाँ बहुत आती है। जैसे मैंने एसएससी का कि आपको टाई बता दिए थे, इसमें भी 12th लेवल भी आती है एमटीएस, लेकिन मैं सिर्फ आपको बड़े तौर की यानी अच्छी पोस्ट है उनके बारे में बता रहा हूँ। एसएससी की बहुत सारी एसएससी वैकेंसी करवाती है, एलडीसी का एग्ज़ाम भी एसएससी करवाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे। बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक संस्था काम कर रही है IBPS, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। अब तो देखो एसएससी बैंकिंग अब तक अलग अलग एग्ज़ाम लेगी, लेकिन आगे एक एग्ज़ाम एक ही होगा जिसके अंदर रेलवे, बैंकिंग, एसएससी तीनों सामूहिक रूप से इकट्ठा पेपर लेने जा रहे हैं। इस IBPS के अंदर भी बैंक एग्ज़ाम होते हैं। एक तो PO का एग्ज़ाम होता है जिसको आप बोलते हो प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर की पोस्ट होती है ये। एक होता है क्लर्क का एग्ज़ाम। इसके अलावा IBPS के अंदर अब कुल मिलाकर 9 बैंक आते हैं। पहले 19 बैंक थे, अब बहुत सारे बैंक विलय हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं, वो बैंक ख़त्म हो चुके हैं। जैसे PNB बैंक है, उसने OBC को अपने अंडर ले लिया है। तो आज के टाइम आधुनिक अगर टाइम बात करो तो OBC बैंक नहीं है। और देश का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ये अपने आप में अलग वैकेंसी निकालता है। आज से 3-4 साल पहले अगर आप चले जाओ तो इसकी वैकेंसी है, इसके अंदर भी 5 बैंक आते थे अलग अलग, लेकिन अब इसने क्या किया, एक ही सामूहिक SBI बैंक बना लिया। इसकी भी PO क्लर्क, हर साल वैकेंसी आती है इनकी दोनों। फिर आता है RRB, रूरल बैंकिंग, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनको आप हिंदी में बोलते हो, ठीक है। इनके अंडर अब कुल मिलाकर 31 बैंक है। पहले 54 बैंक थे, इनके भी विलय हो चुके हैं बहुत सारे बैंक। इसकी भी हर साल वैकेंसी आती है, एक PO की, एक क्लर्क की। एक सबसे बड़ा बैंक जो बैंकों का बैंक है, जहाँ से आम आदमी लोन नहीं ले सकता। आप लोन लेने जाओगे तो कहाँ से लोगे, SBI से लोगे, OBC से लोगे, PNB से लोगे, लेकिन आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन नहीं ले सकते, वहाँ से सिर्फ बैंक लोन लेते हैं। तो RBI है, इसकी भी खुद की पोस्ट आती है, ठीक है। तो देखो आपके सामने सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की एक साल की, सिर्फ मैं 1 साल की, ओनली सिंगल ईयर की बात कर रहा हूँ। एक ही एग्ज़ाम पैटर्न, एक ही तरीका, एक ही सब कुछ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PO क्लर्क मिला के टोटल 8 भर्तियाँ हैं, ठीक है। आज के टाइम की अगर आप बात करें तो ये स्कोप है, ये सेक्टर है, सदैव खुले रहने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिक्स कैलेंडर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसियाँ होती हैं उनमें आप ये मान के चलिए कि आपके मैथ का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन, साइंस का पोर्शन तीनों स्ट्रॉन्ग होने ज़रूरी है। अगर आपके पास तीनों स्ट्रॉन्ग है तो जीके तो आप कभी भी किसी भी टाइम आप अपना आप डेवलप कर सकते हैं, पढ़कर निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैरियर का जो फोकस है, जो U-टर्न आप लेने जा रहे हो, ये आगे की बातें हैं, लेकिन यहाँ से जो आप U-टर्न लेने जा रहे हो, इसका नॉलेज और इसका रिजल्ट आगे क्या आएगा ये पता होना चाहिए आपको। आप यहाँ के लोग क्या करते हैं कि जी मेरे साथ वाले ने तो जी उस क्लास में बैठा है, नॉन मेडिकल में मैथ है उसके पास, मैं तो बायो अच्छी नहीं लगती, पहले लगती थी क्योंकि वो बायो में था, अब नहीं लगती क्योंकि वो बायो में नहीं है। तो ऐसा उसने ऐसा कुछ नहीं लेके गया बायो से निकाल के कि उसने मैथ में मिला दिया और वो आप पी लो, ठीक है। आपको अपने साथ वाले का इंटरेस्ट नहीं देखना, आपकी जो आपका मन कहता है, आपकी रुचि कहती है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। आपकी थोड़ा सा मन कहता है वो, आपको अभी तक पूरा नॉलेज नहीं होता कि 10th आप पास आउट करके तो आपको पूरा नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक रास्ता वे पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप पूछो बार बार, क्योंकि अब अगर आपने गलत सेलेक्ट उठा लिया, आप परसेंटेज मायने नहीं रख रहे, अगर आपने सिलेक्शन गलत कर लिया सब्जेक्ट का, तो आगे की जो लाइन है वो आपकी बिगड़ सकती है। एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा था, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी इसकी एक वैकेंसी अलग से आती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसको आप SO बोलते हो, ठीक है। SO की वैकेंसी आती है, बहुत अच्छी पोस्ट है। उसमें सिर्फ इसकी एक पाबंदी है कि वहाँ एग्रीकल्चर के ही बच्चे जा सकते हैं, इतनी अच्छी चीज़ है ये।
ठीक है। तो कंपटीशन अपने आप सीमित हो गया, लिमिटेड हो गया, यहाँ दूसरे सेक्टर के स्टूडेंट आ ही नहीं सकते। हाँ जी, फिर आते हैं आर्ट्स पे बात। आर्ट्स के अंदर आप देखो, सिंपल आर्ट्स लेकर कोई भी बच्चा आगे बीए करेगा। बीए करने के बाद आपके पास आईएएस, आरएएस बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके बाद आप स्टेट गवर्नमेंट पर इतनी सारी वैकेंसी आती है। बीए के बाद बीएड कर लो, इसके बाद बीएसटीसी आती है जहां आपको टीचिंग लाइन मिलती है, ठीक है। बीएसटीसी और बीएड का भी फ़र्क आपको पता होना चाहिए। बीएसटीसी के अंदर क्या आ जाएंगे, जो लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, आपने सुना होगा कई बार कि ये लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम आ रहा है, ये लेवल सेकंड का आ रहा है, वो बीएसटीसी बीएड उनको अलग अलग डिवाइड करती है, ठीक है। और इसके अंदर देखो स्टेट गवर्नमेंट की अनेकों वैकेंसी आती हैं। एलडीसी की वैकेंसी आती है जो आर्ट्स के बच्चे अच्छे से फाइट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे स्कोप होते हैं। नेट का एग्ज़ाम आपने सुना होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो आप किसी भी विषय विशेष के अंदर, चाहे आप एमए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से उस सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो, नेट का एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। यूजीसी नेट एग्ज़ाम लेती है, वहाँ से आपको पीएचडी के लिए यानी इम्प्लीमेंट करना होता है। कॉमर्स के अंदर अगर आप आओ तो कॉमर्स के अंदर भी बहुत अच्छे स्कोप है आगे के लिए। कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी का सबसे बड़ा, आज के टाइम ऑनलाइन ट्रेडिशनल चल रहा है, सारा मार्केट यूँ कह लो ऑनलाइन है और सारी चीज़ें रिकॉर्ड ऑनलाइन होती हैं। तो उसके लिए लेजेंड्स बनते हैं खाते, जिनको आप बोलते हो बही खाते जो कहलाते हैं, ठीक है, वो कॉमर्स के लिए। प्राइवेट सेक्टर के बैंक आपने सुने होंगे, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, देश की नहीं दुनिया की सबसे अच्छी ये ब्रांचेस है। इनके अंदर जो स्कोप है वो आपको कॉमर्स दिलवाती है। कॉमर्स के बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उनको सिलेक्ट करें, ठीक है। सीए एक होती है, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा वर्क है, तो वहाँ भी आप कॉमर्स लेकर जा सकते हो। देखो कुल मिलाकर बात ये है, इतने सारे रास्ते हैं, आपको सिर्फ आपका इंटरेस्ट देखना है। आप किसी भी दुनिया के बहकावे में ये नहीं आ सकते कि हाँ जी इस लाइन में स्कोप नहीं है। स्कोप नहीं है ये बात सरासर गलत है, स्कोप बहुत है हर लाइन में, सिर्फ आपको फाइट करना है। आपको अगर आप कंपटीशन में उतरते हो, आपको सीट 100 नहीं चाहिए, आपको सीट 1 चाहिए। 3 सीट आती है तो भी आपको 1 सीट चाहिए। अगर आप में आपका शेड्यूल सही है, आपकी टाइमिंग सही है, 4 साल आपने मेहनत की अच्छे से, तो 1 सीट तो आपकी कोई ला नहीं सकता आपकी सीट को, ठीक है। अपने को सीट 1 चाहिए, लेकिन उसके लिए रास्ता है, जो फाइनल सेलेक्ट जो आप रास्ता कर रहे हो उसमें। अब देखो बीकॉम या कॉमर्स जो सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर क्या क्या ऑप्शन है जो आप यहाँ से उठा सकते हो। अभी मैंने आपके सामने बात की थी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका वर्क होता है, जो आज के टाइम ऑनलाइन ट्रेड चल रहा है, सबसे बड़ा ये बेनिफिट है, ठीक है। जो ऑडिटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसके अंदर आप यानी अपना कैरियर बना सकते हो। बैंकिंग फाइनेंस के अंदर फाइनेंस कंपनियां अच्छी काम कर रही है भारत के अंदर, और वो यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छा आपको पैसा भी दे रही है, ठीक है। टेक्सटेंशन के अंदर आपका, और ऐसे बहुत सारी स्क्रीन के आपके सामने सीए तक की पोस्ट रखी हुई है। इतने रास्ते हैं जिनका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और आपको शायद इन चीज़ों का यानी ध्यान भी नहीं होगा। 1-2 रास्तों का पता है कि हाँ जी इस चीज़ में ये स्कोप होती है, इसमें ये स्कोप होती है। तो यहाँ टीम के द्वारा अलग अलग हम आपको समय समय पर अलग अलग मोटिवेटर लाकर आपको रास्ता दिखाने के लिए, यानी आपको गाइडेंस देने के लिए, कहाँ से कौन लोग आ रहे हैं और किस रास्ते में लोग क्या काम कर रहे हैं। देखो दुनिया के कंपटीशन में बने रहने के लिए ये भी ज़रूरी है कि लोग कितना क्या पढ़ रहे हैं और किस वे में पढ़ रहे हैं, ये भी पता होना ज़रूरी है। आप एकदम बिल्कुल अकेले होकर, दुनिया से कट होकर यानी अपनी तैयारी नहीं कर सकते। लोग क्या कर रहे हैं, उनका रास्ता क्या है, कहाँ किस लाइन में कितने स्कोप खुल रहे हैं, नई आगे की नई शिक्षा नीति आई है वो क्या लेकर आती है, उसमें बहुत सारे रास्ते होंगे और बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आप अपनी स्किल है वो किसी भी लेवल पर जाकर सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्कूल की तरफ से यहाँ पर आपको क्या होगा, अलग अलग समय पर, जैसे आप 11th के अंदर एडमिशन लेते हो, आते हो, तो लाइन सिलेक्टर होते हैं जो, ठीक है, जो आपको ये रास्ता बताएंगे कि आप जो भी आपने रास्ता सेलेक्ट किया, आप एक बार उस रास्ते पे निकल पड़िए, बस आप चल पड़िए। उस रास्ते की लाइनें हैं, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो बताने वाले बहुत से हम आपके सामने ऐसे ऐसे मोटिवेटर और ऐसे ऐसे यानी नॉलेज वाले व्यक्ति लाएंगे जो इस फील्ड में रह चुके हैं और जो वहाँ पर काम कर चुके हैं, जो आपको यानी खुद की स्किल और लोग उस सेक्टर तक पहुँचने के लिए किस वे में मेहनत कर रहे हैं वो सब चीज़ें सिखाएंगे।
उन्हीं चीज़ों के द्वारा आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट के अंदर या बहुत सारी चीज़ों के अंदर इतने लोग यहाँ से सिलेक्शन होके गए हैं क्योंकि उनको रास्ता पता था। जैसे वो 12th निकले तो उनका दिमाग का एक पोर्शन ये नहीं था कि हाँ जी अब मुझे क्या करना है। 12th में बच्चे मैंने अक्सर देखे हैं 90% वाला 12th पास आउट होकर कहता है जी अब क्या करें आगे। वो अब क्या करें, वो तो अब क्या करेंगे, तो टाइम अब है कि अब सोचो कि आगे क्या करना है। 12th के बाद तो वो रास्ता पता हो कि हाँ जी हमें ये करना है, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। दुनिया बहुत ज़्यादा कंपटीशन लिए हुए बैठी है। आप कंपटीशन में अकेले नहीं हो, बहुत से लोग कंपटीशन में। आपको अपना टाइम है जो उसको मैनेज कैसे करना है, उस चीज़ को कैसे आपको शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर आपको सफलता के शिखर तक पहुंचना है, वो चीज़ आपको मेनली पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मेन सर ने आपको सभी स्ट्रीम्स के बारे में ब्रीफ नॉलेज दे दिया। ब्रीफ नॉलेज मतलब ऊपर का एक मेन जो मोटा मोटा नॉलेज है वो आपको दे दिया। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में जाएंगे, चाहे वो आर्ट्स ले लो, चाहे एग्रीकल्चर, कॉमर्स, सभी के अंदर बराबर स्कोप है, पूरा का पूरा स्कोप है। लेकिन स्कोप के साथ हमें क्या भी देखना होता है, समय देखना होता है। इन सभी स्ट्रीम्स में अगर आपका एक टारगेट फिक्स होगा तो उसमें उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको कितना समय लगेगा। तो ये अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर अलग अलग टारगेट पर अलग अलग टाइम लगता है। ठीक है, तो आज के ज़माने में और आने वाले टाइम में सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर है। साइंस तो ऑल ओवर बेस्ट है ही है। ठीक है, तो लेकिन अपने यहाँ पर क्या, कॉमर्स में इंटरेस्ट बच्चे कम लेते हैं। लेकिन कॉमर्स के अंदर फील्ड्स को आप देखोगे तो अदर जितनी भी सिटीज़ हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, गुड़गांव हो गया, इन सभी जगह पर बच्चे आफ्टर 10th वो क्या सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। और क्या बनने की कोशिश करते हैं, CA, चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट अपने आप में ही एक अलग पोस्ट है। आप किसी के अंडर रह के भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी चार्टेड अकाउंटेंट की अलग से वैकेंसीज़ निकलती हैं बैंक के अंदर। वो चार्टेड अकाउंटेंट उस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता है। ठीक है, तो उसी के अंदर सारा काम होता है। तो वहीं पर इसी अकाउंट फील्ड्स की बहुत टॉप मोस्ट इसके अंदर वैकेंसीज आती हैं। उसी में एक होता है कंपनी सेक्रेटरी, एक तो होता है CA, एक होता है CS। CA होता है चार्टेड अकाउंटेंट, CS होता है कंपनी सेक्रेटरी। वो उस पूरी कंपनी का सेक्रेटरी है क्योंकि उसने पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को स्टडी किया हुआ है। तो वहीं पर उस कंपनी का एक तरफ तो मालिक होगा, दूसरी तरफ सिर्फ कॉमर्स किया हुआ, कॉमर्स करने के बाद उसने CS फाइट किया और CS फाइट करके उस कंपनी का सेक्रेटरी तक बन गया। तो कॉमर्स का जो फील्ड है अपने आप में एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या देखते हैं, कॉमर्स एक छोटा सा सब्जेक्ट समझ लेते हैं कि हाँ ये कॉमर्स है, ठीक है। अगर हमें साइंस समझ नहीं आती तो कॉमर्स लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। बच्चे अपने इंटरेस्ट से फर्स्ट अटैम्प्ट में कॉमर्स लेते हैं। लाइन लगी रहती है, जगह नहीं होती कॉमर्स में एडमिशन के लिए। साइंस की सीटें वैकेंट रह जाती है। कहाँ पर, दिल्ली जैसी जगह में बात करें, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं उसमें मैक्सिमम सीट्स कॉमर्स की हैं, आर्ट्स की कम है और साइंस की भी कम है। ठीक है, तो स्कोप सभी के अंदर बराबर है, पूरा है। लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। आपका टारगेट क्या है, आपका मन क्या कहता है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, तो उस सब्जेक्ट को आप चूज़ कीजिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने ये क्यों ले लिया, हमने ये क्यों नहीं लिया, हमें वो रास्ता बेहतर था या ये रास्ता बेहतर। रास्ते सारे ही अच्छे हैं और आप अपने टारगेट तक आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें क्या रखना होता है, पेशेंस रखना होता है, धैर्य रखना होता है और उस धैर्य के साथ अपने टारगेट के ऊपर तैयारी करनी है, फोकस होकर की, और अच्छी मेहनत करनी है। मेहनत का कोई दूसरा सार नहीं है, आपको पता ही है, आपने की थी। ठीक है, तो अब टाइम बहुत हो चुका है और जो मेन आपको इंट्रोडक्शन देना था सब्जेक्ट्स के बारे में वो सर ने बता ही दिया है। तो क्लास में समाप्त करके हेमंत सर आपको बता रहे हैं कि छोटा सा गाइडलाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आपके सामने जो मेनली हमारे जो कहने का उद्देश्य था कि 10th पास आउट बच्चे हैं, उनका एक दिमाग का एक पोर्शन उनके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही, बच्चे से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि हमारा बच्चा किस लाइन में जाना चाहिए या लोग क्या करते हैं। यहाँ का जो मैं इस यानी अपने एरिया की जो बात करूँ, इस एरिया के लोग क्या करते हैं कि रिलेटिव्स को देखकर सब्जेक्ट दिलवा देते हैं कि हमारे जी मामा के फूफे के फलाने ने ये लिया था तो तुम भी ये ले ले। ये कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आपकी पीढ़ी ने कहीं लिखवा के नहीं लाई कि एफिडेविट नहीं बना हुआ कि हाँ जी आपने ये लिया तो उसने भी यही लेना है।
आपका इंटरेस्ट, आपकी लाइन सिलेक्शन सही होना चाहिए। गवर्नमेंट छोड़कर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी साइंस की मेडिकल लाइन के अंदर अच्छी सी कंपनियां हैं, सिप्ला, रैनबैक्सी, बहुत बड़ी बड़ी जो मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी से लोग एमएससी करके आते हैं। 20-20 सीटें होती है, और अगर आप में अच्छा टैलेंट है, बीएससी का अच्छा नॉलेज हो, तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको आप बोल सकते हो प्रवेश परीक्षा एमएससी के लिए। बीएससी से अगर आपने नॉलेज गेन किया है, अच्छे सीखे हो, तो एमएससी में आप आरयू के अंदर फाइट कर सकते हो, 20 सीटों पर जा सकते हो। मेरे साथ के लोग गए हुए हैं, और वो वहाँ से आपको अच्छी सी प्लेसमेंट मिलती है जहाँ से आपकी दुनिया बदल जाती है। तो ये जो टाइम है, ये 3-4 साल, ये 1 साल मेहनत करने का समय है। लाइन सिलेक्शन करके किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की हेजिटेशन है, इन चीज़ों को हम और भी आपको विस्तार से बता सकते हैं। एक एक चीज़ इनके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको सेक्टर या इतनी डीप चीज़ें हैं जिनका नॉलेज आपको एकदम लास्ट तक दे सकते हैं। तो किसी भी बच्चे को एनी टाइम कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास अलग अलग गाइडर आते हैं, समय समय पर आपको रास्ते दिखाए जाते हैं, गाइड किया जाता है। 11th में आप सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद तक, आपके 12th निकलने के बाद, स्कूल निकलने के बाद तक, यहाँ से आपको उचित स्थानों पर भेजे जाते हैं जहाँ से आप अपना जो आपका ड्रीम है, अपने पेरेंट्स का ड्रीम है, वो पूरा कर सको। ठीक है। अब भी अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है या कुछ पूछने की प्रॉब्लम हो कि हाँ जी सर हमें किस लाइन में जाना चाहिए, या उस लाइन में जाके हमें क्या मिल सकता है, किस पोस्ट पर हम जा सकते हैं, या हमें कितना टाइम हमारे को मिल सकता है, तो हमारे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी समय आप स्कूल आकर पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है। इस वीडियो के जो स्टार्टिंग जो पेज होगा, जो मेन पेज चल रहा है इस वीडियो के, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्कूल के मिलेंगे। वहाँ से आप उन व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट से भी आप पर्सनल जानकारी ले सकते हो। चाहे आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, किसी भी स्कूल से आ रहे हो, किसी भी स्थान से आप आते हो, ठीक है, आपका मोस्ट वेलकम है। और आपके कैरियर को लेकर हमारी ये प्राथमिकता है कि हम आपके कैरियर को लेकर सबसे पहले और सजग रहने को तैयार हैं। आप किसी भी टाइप का हेजिटेशन है, जो हमारे से स्टूडेंट पढ़ चुके हैं या जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं, उनके लिए हम 24 घंटे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।